सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये 2019 का पेपर है, 2019 जो अभी लेटेस्ट में हुआ है। नेम एनी टू, यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए, नेम एनी टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन से हैं? अब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन। बाकी दो और कौन से हैं? पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। बस इतना ही इसमें जवाब देना था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, राइट डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर में आपको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला है बाइनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स टू ऑपरेंड। बाइनरी ऑपरेटर में जैसे आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड लिखते हो, तो ये क्या ए प्लस बी आपने लिखा, तो इसमें ऑपरेंड कितने चाहिए? 2 ऑपरेंड चाहिए, 1 2। यहाँ 2 ऑपरेंड दिखाई पड़ रहे हैं। और यूनरी ऑपरेटर में क्या है? यूनरी ऑपरेटर रिक्वायर्स 1 ऑपरेंड। जैसे आप कहीं भी प्लस प्लस ए लिखते हो, तो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो उसमें एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, और बाइनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। ऑपरेंड्स मतलब वेरिएबल से है। उसके बाद है नेम द कीवर्ड विच, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इंडिकेट दैट अ मेथड हैज नो रिटर्न टाइप। वो मेथड का नाम बताओ। नेम द कीवर्ड, वो कीवर्ड का नाम बताओ जिससे पता चलता है कि मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि आपका जब आप कोई फंक्शन यानी मेथड बनाते हो, तो आप जैसे लिखते हो void, और यहाँ पे मान लीजिए आपने फन लिखा, तो यहाँ पे void क्या बताता है? void बताता है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिखा है इंडिकेट दैट मेथड हैज नो रिटर्न टाइप। जिस मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो उसमें हम लोग को क्या लिखना पड़ता है? void लिखना पड़ता है, void। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर आप देख पा रहे होगे, इंडिकेट दैट मेक्स अ वेरिएबल एज क्लास वेरिएबल। किसी वेरिएबल को क्लास वेरिएबल बनाना होता है, तो उस वेरिएबल, जैसे आप वेरिएबल का मतलब यहाँ पे जब आप फंक्शन प्रोग्रामिंग करते हो, तो जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर वेरिएबल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल की बात करोगे, तो यहाँ पे अगर किसी भी ग्लोबल वेरिएबल में int a लिखा है, तो इसका मतलब है सिर्फ आपने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है। लेकिन अगर इसके आगे हम स्टैटिक लगा दें और int a लिखें, तो इसका मतलब ये क्लास वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पे void आपका हो गया, जो मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसके आगे void लगता है, और जिन वेरिएबल्स को क्लास वेरिएबल कहते हो उसके लिए पहले उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड लगाना पड़ेगा, स्टैटिक int a लिखना पड़ेगा, तब वो हमारे क्लास वेरिएबल कहे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द मेमोरी कैपेसिटी या मेमोरी साइज ऑफ शॉर्ट फ्लोट डेटा टाइप। शॉर्ट की और फ्लोट की बताई गई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपको एक वेरिएबल की टेबल दिखाई गई थी, जिसमें वेरिएबल का साइज, वेरिएबल का रेंज, वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू है नोट्स में, वहां से आप देख सकते हो। तो शॉर्ट का आपका आंसर है 2 बाइट मेमोरी लेता है, और फ्लोट का आंसर है आपका 4 बाइट मेमोरी लेता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग टोकन्स। टोकन्स इसमें जो दिए गए हैं, जैसे पब्लिक लिखा है और आपका ये इक्वल साइन डबल लगे हैं, सिंगल कोट्स में ए लिखा है, कर्ली ब्रैकेट लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे इनके आंसर आपका क्या है? पब्लिक क्या है? आपका एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक आपका एक्सेस स्पेसिफायर है। और ये इक्वल टू क्या है? ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, इक्वल टू चेक करने के लिए। रिलेशनल ऑपरेटर है इक्वल टू चेक करने के लिए। और फिर ये आपके क्या है? ये आपके ब्लॉक स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट कहे जाते हैं, जिनको हम सेपरेटर्स वगैरह के अंदर रखते हैं। अभी मैं दिखा दे रहा हूं इसका आंसर यहां पे। ओके, तो ये क्वेश्चन था हमारा और उसके ये आंसर हो गए।
अब जो है आप यहाँ पे मैच भी कर सकते हैं। ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको कि पब्लिक को क्या कहा गया, पब्लिक को एक्सेस स्पेसिफायर कहा गया, और ये सिंगल कोट्स में ए जो है ये आपका क्या है, लिटरल्स है। डबल कोट्स में ABCD कुछ लिखा होता सिंगल कैरेक्टर के रूप में तो वो स्ट्रिंग लिटरल कहा जाता, और यहाँ पे ये आपका कैरेक्टर लिटरल कहा जाएगा। कुछ बच्चे बीच में ज्वाइन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बीच में पॉज करना पड़ रहा है, तो आप देखते रहिएगा। फिर यहाँ पे ये कैरेक्टर लिटरल हो गया दूसरे का आंसर, और तीसरा है डबल इक्वल। तो डबल इक्वल आपका बाइनरी रिलेशनल इक्वल टू ऑपरेटर, पूरी बात कह दी, ये बाइनरी ऑपरेटर के अंतर्गत आता है, और ये ऑपरेटर है कौन सा, रिलेशनल ऑपरेटर है, और इसका वर्क क्या है, इक्वलिटी चेक करना है, तो इक्वल टू ऑपरेटर। उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट को हम लोगों ने ब्लॉक स्टेटमेंट या सेपरेटर भी इसको लिखा जा सकता है आंसर के रूप में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स इफ एंड स्विच केस। तो बच्चों एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी इफ एल्स इफ टाइप का कुछ लिखा हो तो उसको आप इफ एल्स ही स्पेशली मानने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इफ एल्स के बहुत सारे टाइप हो ना, इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ होता है, नेस्टेड इफ एल्स होता है, तो इसलिए आप उसको इफ एल्स के हिसाब से ही मानिएगा और उसी हिसाब से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे इफ एल्स के बीच में और स्विच केस के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। तो पहला डिफरेंस आप देख रहे हो, इफ एल्स स्टेटमेंट चेक्स फॉर इक्वलिटी, इफ एल्स स्टेटमेंट इक्वलिटी चेक कर सकता है, एज वेल एज फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। और लॉजिकल एक्सप्रेशन कौन सी हुई, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यानी ये इफ एल्स जो है इक्वलिटी भी चेक कर सकता है, यानी कि डबल इक्वल, और लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये भी सब चेक कर सकता है इफ एल्स इफ। और जो स्विच केस है, ऑन अदर हैंड स्विच केस चेक्स ओनली फॉर इक्वलिटी, स्विच केस में सिर्फ इक्वलिटी ही चेक की जा सकती है, ये बताया गया है। दूसरा डिफरेंस देख रहे हैं, द इफ स्टेटमेंट इवेलुएट इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड बूलियन, यानी कि देखा जाए तो इफ एल्स इफ में सारे डेटा टाइप, इंटीजर भी यूज हो सकता है, कैरेक्टर भी यूज हो सकता है, फ्लोटिंग यानी डबल और फ्लोट भी यूज हो सकता है, और बूलियन भी यूज हो सकता है। और इन अदर हैंड या ऑन अदर हैंड स्विच केस में सिर्फ आपका कैरेक्टर मैच किया जा सकता है और इंटीजर मैच किया जा सकता है। वो अलग बात है कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि इसमें स्ट्रिंग वैल्यू भी मैच की जा सकती है, जैसे केस, स्विच केस में केस राम लिखते हो, अगर आपने यहाँ पे राम इनपुट किया होगा तो राम मैच कर लेगा, लेकिन ये आपका जो है बुक्स वगैरह में ऐसा नहीं दिखाया गया है, तो इसलिए आप जो है सिर्फ कैरेक्टर और इंटीजर पे ही फोकस कीजिएगा जब आंसर दीजिएगा। अब देखिए तीसरा आपका यहाँ पर है, इफ एक्सप्रेशन इनसाइड इफ टर्न आउट्स टू बी फॉल्स, स्टेटमेंट इनसाइड एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। और दूसरा इसमें बताया गया, इफ एक्सप्रेशन इनसाइड स्विच्ड स्टेटमेंट टर्न आउट टू बी फॉल्स देन डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें इफ एल्स इफ में कहा जा रहा है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती चली जा रही है तो आपका क्या, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, यहाँ पे बताया एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर स्विच केस में देखा जाए तो अगर केसेस आपके फॉल्स होते चले जा रहे हैं तो आपका डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो आपका जो है डिफरेंस जो है आप लाइन खींच के इधर इधर ऐसे भी दे सकते हैं, और जिस तरीके से पैराग्राफ में दिया है मैंने ऐसे भी दे सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर पॉइंट टू पॉइंट आपको डिफरेंस मालूम है तो आप बीच में लाइन खींच के ही डिफरेंस ऐसे ऐसे दें, लेकिन अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं मालूम लेकिन उसके बारे में पता है तो आप पैराग्राफ वाइज आप दे सकते हैं, नंबर दोनों में बराबर से आपको मिलेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक कोड लिखा है, P में आपका डबल कोट्स के अंदर 20 स्टोर है और Q में डबल कोट्स के अंदर 19 स्टोर है, और ये कैसे वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में हर तरीके का डेटा टाइप स्टोर हो जाता है, तो ये स्टोर है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी लिखा हुआ है, तो इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी क्या करता है,
किसी भी स्ट्रिंग में स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि अभी ये P और Q में 20 और 19 जो स्टोर है, अगर हम यहाँ पे P प्लस Q करें तो ये प्लस का मतलब अर्थमेटिकल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग में स्टोर चीज में प्लस करने का मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है, तो ये आपका ऐड कर देगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर डॉट पास आईएनटी से इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये रैपर क्लास हम लोग यूज कर रहे हैं, इससे हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये ए में आपका प्योर न्यूमेरिक वैल्यू 20 आ जाएगी और बी में आपकी प्योर न्यूमेरिक वैल्यू आपकी 19 आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब इन नंबरों को यानी ए और बी को अगर हम प्लस माइनस करें तो ये आपके जो है ऐड हो जाएंगे, यानी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है क्या, कि यहाँ पे डबल कोट्स बीच में डाल दिया गया है। तो डबल कोट्स क्या होता है, स्ट्रिंग होती है। तो अगर एसओपीएलएन में डबल कोट्स मिल जाता है तो उसके आसपास की चीजें कॉन्कैट होती है, यानी कि प्लस ऑपरेटर क्या करता है, कॉन्कैट कर देता है। तो यहाँ पे कोई स्पेस है नहीं, तो ये आउटपुट आपका 2019 आ जाएगा। 2019 ये आपको आउटपुट दिखाई पड़ रहा है। तो आपने यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये भी समझा कि इंटीजर डॉट पास आईएनटी से किसी भी स्ट्रिंग में स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू को नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये आपको रिवाइज हो गया यहीं पर। और उसके बाद ये भी रिवाइज हो गया कि यहाँ पर ये डबल कोट्स लगा है, तो इसका मतलब ये अर्थमेटिकल नहीं करेगा, ये कॉन्कैट करेगा। अगर खाली a प्लस बी लिख देते तो ये 20 और 19 को ऐड कर देता है। अगर सिर्फ हम a प्लस बी एसओपीएलएन के अंदर लिख देते तो ये 20 और 19 को ऐड कर देता। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ एरर्स। तो एरर्स आपको बताई थी कि एरर्स आपकी 3 टाइप्स की होती हैं। पहला आपका सिंटैक्स एरर, दूसरा आपका रन टाइम एरर और तीसरा आपका लॉजिकल एरर। एक बार मैं याद दिला देता हूं। सिंटैक्स एरर का मतलब वो एरर जो प्रोग्राम को कंपाइल करते समय आ जाती हैं, जैसे कि अगर आपने सेमीकोलन नहीं लगाया है तो सेमीकोलन मिसिंग, अगर कर्ली ब्रैकेट खोला है और बंद नहीं किया है तो कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, अगर डबल कोट्स स्टार्ट किया है किसी चीज के लिए और क्लोज नहीं किया है तो आपका इसका सिंटैक्स एरर जो भी सेपरेटर की टाइप की एरर आएगी। तो ये जो जावा के सिंटैक्स होते हैं उनको लिखते समय जो एरर आती है और उसमें कोई मिस्टेक अगर हमने कर रखी तो एरर आती है, उसको हम सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर भी इसको कह सकते हैं। इसको सिंटैक्स एरर को कंपाइल टाइम एरर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंपाइल करते समय आता है। तो यहां लिखा दीज आर एरर्स वेयर द कंपाइलर फाइंड समथिंग रॉन्ग विद योर प्रोग्राम। प्रोग्राम को रन करते समय, कंपाइल करते समय कुछ गलत पाता है। और उसके बाद लिखा है, स्नेहा जी आ गई हैं, इनको भी ज्वाइन करा लेते हैं। ओके, तो उसके बाद जो है यहां लिखा एंड यू कांट इवन ट्राई टू एग्जीक्यूट, उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे चाहे आप कोशिश कर लो। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल यू मे हैव इनकरेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। तो यहाँ पे ये डबल कोट्स स्टार्ट किया बंद नहीं किया, या सिंगल कोट्स स्टार्ट किया बंद नहीं किया, तो पंक्चुएशन मार्क्स की एरर हो सकती है। या कर्ली ब्रैकेट आपने बता ही दिया, ओके मैंने। उसके बाद जो है और मे बी ट्राइंग टू यूज वेरिएबल दैट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड, यानी कोई वेरिएबल आपने a प्लस बी यूज किया और अगर ऊपर आपने INT a कॉमा b नहीं लिखा है तो ये कहेगा कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल a या b। क्या कह रहे हैं भाई? वकार, वकार कुछ कहना है क्या आपको? विजार्डी लिखा है, सॉरी विजार्डी। अगर कुछ कहना है तभी मैसेज कीजिए, अदरवाइज कोशिश कीजिए कि आप जो है ध्यान दें। जिसे आवाज ही नहीं आ रही है या जो है कोई और दिक्कत है तब तो आपको बोलना लाजमी है, वरना जो है कोशिश कीजिए डिस्टर्ब ना हो और आप पढ़ते रहिए, जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो जाए। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया कि सिंटैक्स एरर
और कंपाइल टाइम एरर का मतलब है जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उस समय आपने जावा स्टेटमेंट जो लिखे हैं प्रोग्राम में उसमें कोई भी एरर की होगी जो जावा के अकॉर्डिंग नहीं होती। जैसे सिस्टम का एस छोटा कर दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखते हैं या सिस्टम डॉट इन लिखते हैं तो एस अगर स्मॉल रह जाए तो आपकी ये एरर आएगी। इसको हम सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर कहेंगे। उसके बाद रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो एरर आए आपकी। तो यू में डिटेक्ट एन एरर व्हाइल योर प्रोग्राम इज रनिंग। फॉर एग्जांपल, अब जैसे कहीं आपने कोई नंबर डिवाइड हो रहा है वो जीरो से डिवाइड हो जा रहा है कोई कैलकुलेशन के तहत, तो यहाँ एरर क्या आ जाती है, डिवाइडेड बाय जीरो। आपका प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। या जैसे आपने किसी एरे में आपने 5 लिमिट ले रखी है और लूप 5 लूप चलाने के लिए 0 से 4 तक का चलना चाहिए या 0 से 4 तक चलना चाहिए या 0 से लेस देन 5 चलना चाहिए, लेकिन ये इक्वल टू 5 तक चल जाए, ये इक्वल टू 5 तक चल जाए, तो क्या होगा, आपकी एरर आएगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड। आपको मालूम है ना एरे में लूप चलाना पड़ता है, कोई भी चीज स्टोर करनी हो चाहे प्रिंट करानी हो आपको लूप चलाना ही पड़ेगा। तो ये एरर आ जाती है, आपका इन एरर्स को रन टाइम एरर कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैंने 2 ही एरर लिखी है जो सबसे पॉपुलर है। बाकी आपका नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी हो सकता है कि आपको कहा गया एंटर अ नंबर और आपने दे दिया वहां कोई नाम, तो वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन या इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन भी हो सकती है, ये रन टाइम एरर में आती है। उसके बाद लास्ट है आपका लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का मतलब है कि ऐसी एरर जिसमें प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाता है और रन भी हो जाता है और आउटपुट भी आ जाता है, लेकिन वो आउटपुट आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं होगा, यानी कि आप जो सोच के प्रोग्राम को रन करा रहे हो वो आउटपुट ना होकर और कोई भी आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है अ लॉजिकल एरर और बग। बग का मतलब एरर होता है बच्चों, BUG बग इज व्हेन योर प्रोग्राम कंपाइल एंड रन्स बट डज द रॉन्ग थिंग, लेकिन उसका आउटपुट जो है वो रॉन्ग थिंग के रूप में आए। द जावा सिस्टम ऑफ कोर्स हैज नो आइडिया व्हाट योर प्रोग्राम इज सपोज टू डू, यानी जावा का प्रोग्राम जो आपका है वो जब रन होके आएगा रिजल्ट देगा तो उसको कोई आइडिया नहीं होगा कि आपका रिजल्ट ये किस तरीके से आया है। सो इट प्रोवाइड्स नो एडिशनल इंफॉर्मेशन, और इसके बारे में जावा का कंपाइलर आपको कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं देगा कि ये गलत क्या हुआ या गलत हुआ भी है या नहीं हुआ, बस वो आउटपुट दे देगा। टू हेल्प यू फाइंड द एरर ढूंढने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम रन भी हो गया, प्रोग्राम आउटपुट भी आ गया, तो एरर ढूंढने के लिए आपको कोई सजेशन नहीं देगा। उस केस में क्या होगा, यू वांट टू ऐड, यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया, जैसे आप एडिशन ऑफ 2 नंबर करना चाहिए, यू वांट टू ऐड 2 नंबर एंड पुट माइनस साइन, आप 2 नंबर को ऐड करना चाहते हो, ठीक है ना, ये आपके मन में है, और जब जावा का प्रोग्राम आपने लिखा तो वहां पे लगा दिया आपने माइनस, तो आउटपुट यहाँ पे अगर 5 + 2 कर रहे हो तो इसके हिसाब से आपका यहाँ पर 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आएगा क्या 5 - 2, तो आपका यहाँ पर आउटपुट के रूप में 3 आ जाएगा, यानी कि आउटपुट आया लेकिन जो आप चाहते थे वो नहीं आया। तो इस टाइप के एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं, और ये बहुत सारी हो सकती है। जैसे आपने कहा कि अगर एज जो है, किसी पर्सन की एज चेक करानी है, अगर एज 18 से ज्यादा हो या 18 के इक्वल हो तो यू कैन वोट प्रिंट हो जाए, यू कैन वोट प्रिंट हो जाए। तो आपने क्या किया, धोखे से ये ग्रेटर देन का साइन लगाओगे तब तो ये रिजल्ट सही आएगा, लेकिन धोखे से आपने यहाँ पर लेस देन का साइन लगा दिया, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे रॉन्ग इंफॉर्मेशन, ये वो एल्स में चला जाएगा और वहां पे नॉट वोट, यू कैन नॉट वोट दे देगा। जैसे कि आपने यहाँ पर 21 दे दिया, तो 21 तो 18 से बड़ा होता है ना, तो मन में आप सोच रहे हो कि अगर 18 से बड़ा हो नंबर एज तो प्रिंट हो जाए यू कैन वोट, अगर 18 से छोटा हो तो यू कैन नॉट वोट, तो आपने यहाँ साइन क्या लगा दिया, लेस देन का लगा दिया धोखे से, तो यहाँ पे क्या होगा, 21 में तो आना चाहिए यू कैन वोट, लेकिन यहाँ जब कंडीशन मैच करेगा 21 इज लेस देन 18, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये एल्स में चला जाएगा और यहाँ पे नॉट वोट कर देगा, यू कैन नॉट वोट, है ना। तो ये इस टाइप के एरर को लॉजिकल एरर कहते हैं। अच्छा, एक और डिफरेंस आपको बता देता हूं, सिंटैक्स एरर में नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं आता है,
ठीक है, प्रोग्राम कंपाइल होता है, प्रोग्राम रन नहीं होता है और आउटपुट भी नहीं आता है। और रन टाइम एरर में प्रोग्राम कंपाइल होता है, प्रोग्राम रन होता है, लेकिन आउटपुट नहीं आता है, नो आउटपुट। लेकिन जो लॉजिकल एरर होता है इसमें आउटपुट आता है, चाहे वो गलत आए, या वो गलत आएगा लेकिन आएगा आउटपुट। तो कंपाइल टाइम और रन टाइम एरर में आउटपुट आता ही नहीं है, जबकि लॉजिकल एरर में आउटपुट आता है, बस वो रॉन्ग आउटपुट होता है, रॉन्ग आउटपुट होता है। तो आई थिंक मैंने काफी कुछ बता दिया इसमें। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, स्टेट द डेटा टाइप एंड रिटर्न वैल्यू रेस। यहां पे डेटा टाइप पूछा जा रहा है और वैल्यू ऑफ रेस पूछी जा रही है। आप याद रखिएगा बच्चों कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है, चाहे वो मैथ क्लास के फंक्शन हो, चाहे वो कैरेक्टर क्लास के फंक्शन हो, चाहे वो स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन हो, आपको उनके सबके डेटा टाइप जरूर याद रखने हैं, डेटा टाइप पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे CH में 9 स्टोर है और उसके बाद कैरेक्टर डॉट इज डिजिट यहाँ फंक्शन है, तो इज डिजिट इज लगा है, तो इज क्या करता है, जितने भी कैरेक्टर के इज वाले फंक्शन है वो बूलियन टाइप का रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ इज डिजिट क्या करेगा, इस डिजिट को चेक करेगा कि ये डिजिट है, तो क्योंकि ये डिजिट है इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे रेस्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो आउटपुट में आपका ट्रू आ जाएगा, आउटपुट में आपका ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे डेटा टाइप, और डेटा टाइप ये कैसा है, देखो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया हूं, डेटा टाइप इसका बूलियन है और आउटपुट आपका इसका क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों चीजें पूछी हैं, डेटा टाइप भी पूछा है और रेस्ट की वैल्यू, तो रेस्ट की वैल्यू आपकी ट्रू आई है और डेटा टाइप आपका यहाँ पर डेटा टाइप आपका बूलियन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक बार हाँ कुछ पूछना है सुजल बेटा, बार बार अनम्यूट मत कीजिए। यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि अभी 40 मिनट या 45 मिनट पे ये अपने आप बंद हो जाएगा, तो आपको री लॉगिन करना है, री लॉगिन, यानी कि मैं चाहता हूं थ्योरी आज कंप्लीट करा दूं, इसकी प्रोग्रामिंग कल की क्लास में रखूंगा, ये पर डे क्लास में करवाने की कोशिश करूंगा। तो आपको 1 मिनट लगेगा मुझे वापस सिस्टम बनाने में, तो इसलिए 1 मिनट बाद तुरंत री लॉगिन करना है आपको, या री लॉगिन करने की प्रोसेस शुरू करते रहिए जैसे क्लास ओवर हो जाए 40 मिनट बाद। ये 1 घंटे की क्लास समथिंग मैं करूंगा, ठीक है। सौम्या ने कहा ओके, सौम्या को ये देखो अच्छी बात है, आप हैंड का साइन यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो आप दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको सबको पता है। तो यहाँ पर पहला डिफरेंस दिखाया गया, इनपुट डेटा नीड टू बी सॉर्टेड इन बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में जो भी डेटा इनपुट किया होगा आपने वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, और लीनियर सर्च में इसकी नीड नहीं है, नॉट इन लीनियर सर्च, लीनियर सर्च में सॉर्टेड ऑर्डर की जरूरत नहीं है। दूसरा है टाइम टेकन टू सर्च एलिमेंट कीप इंक्रीजिंग एज नंबर ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीज्ड। यहां पे बताया जा रहा है टाइम टेकन टू सर्च एलिमेंट्स कीप इंक्रीजिंग एज नंबर ऑफ एलिमेंट इज इंक्रीज्ड व्हेन सर्चिंग थ्रू लीनियर सर्च। ओके, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, यहाँ लीनियर सर्च उसमें पहले वाले उसमें जो है बाइनरी सर्च का पॉइंट पहले क्लियर किया गया, उसके बाद लीनियर सर्च किया गया, और दूसरे वाले पॉइंट में लीनियर सर्च को पहले कह दिया गया, उसके बाद बाइनरी सर्च कहा जा रहा है। यानी कि लीनियर सर्च में ये बताया जा रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है सर्चिंग करने पर, और अगर डेटा का साइज और बढ़ा दिया जाए, जैसे 5 नंबर की जगह पे 10 नंबर कर दिए जाए, 50 नंबर कर दिए जाए, तो टाइम भी और बढ़ जाएगा सर्चिंग करने में, डेटा को ढूंढने में। जबकि आपका बाइनरी सर्च में, बाइनरी सर्च कंपेयर्स द सर्चिंग पीरियड बाय डिवाइडिंग द होल एरे इनटू 2 हाफ। बाइनरी सर्च क्योंकि जब कंपेयर करता है तो पहले एरे को 2 भागों में बांट लेता है हर पोजीशन के अकॉर्डिंग, और फिर सर्च करता है, तो इसका मतलब इसमें लेस टाइम लगता है, कम समय लगता है।
उसके बाद कहा गया लीनियर सर्च डज द सिक्वेंशियल एक्सेस वेयर बाइनरी सर्च एक्सेस द डेटा रेंडमली। यानी जैसे ये आपका एरे है, ये आपका एरे है, तो लीनियर सर्च क्या करता है, यहां पे लीनियर सर्च सीक्वेंस सर्च करता है कि पहले 0 वाले बॉक्स को मैच करेगा, फिर 1 वाले बॉक्स को, फिर 2 वाले बॉक्स को, फिर 3 वाले बॉक्स को, फिर 4 वाले बॉक्स को, इस तरीके से चलेगा। और बाइनरी सर्च क्या करता है, इन दोनों का हाफ निकालता है, यानी बीच वाला निकालता है। तो सीधे वो इसको मैच करेगा, फिर या तो पीछे मैच करेगा या तो आगे। तो अगर आगे मैच करेगा तो पीछे नहीं चेक करना पड़ा ना उसको, अगर पीछे मैच किया तो आगे नहीं चेक करना पड़ा, तो इस समय टाइम बच जाता है। कोई बच्चा कुछ कमेंट कर रहा है शायद। विजार डी यार, क्यों परेशान हो भाई, ध्यान दो पढ़ाई पे। सॉफ्टवेयर जो है सीखने की कोशिश ना करो, यहाँ पढ़ाई कर लो बेटा। यहाँ पे एक और भी मेरे पास ऑप्शन है कि अगर कोई बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ना चाहता है और उसने बहुत कागज पढ़ लिया है और फिर भी यहाँ टाइम बर्बाद कर रहा है, तो हम उसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं तुरंत के तुरंत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक टाइप मैंने बता दिया कि यहाँ पे ऐसे हमने पॉइंट दे दिए हैं। बाकी आपको इससे भी अच्छी तरीके से डेटा लिखवाया गया है लीनियर और बाइनरी सर्च में, और क्या लिखना चाहिए वो भी बताया गया है। तो आप जो है उसी हिसाब से दीजिएगा, यहाँ पे जैसा दिया था वैसा मैंने समझा दिया। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल फ्री में नंबर देता है, आपको सबको पता है कि जावा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे 2-3 चीजें मेन है, वो मैं आपको एक बता देता हूं कि अगर वर्टिकल लाइन खींची हो, वर्टिकल लाइन के बीच में कुछ लिखा हो, तो ये आपका मैथ.abs फंक्शन होता है, इसके अंदर आपको लिखना होता है। अगर e की पावर कुछ लिखा हो, कुछ भी, तो इसका मतलब मैथ.exp फंक्शन होता है। exp, ये मैथ.power नहीं होगा, पावर नहीं समझेंगे इसको, exp फंक्शन होता है। और बाकी कहीं पे भी, जैसे कि टेग्नोमेट्री के फंक्शन है, कौन से, लॉग, साइन, तो ये सब आप जैसे आप समझते हो वैसे ही आप यूज कर सकते हो। बस मैथ का एम बड़ा कर देना, मैथ डॉट लॉग, और उसके बीच में जो भी एक्स वाई जेड दिया है उसको लिख दीजिएगा। ऐसे मैं लॉग, साइन, टेन, कॉस, बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई भी आप इसको ले लीजिएगा, डरिएगा नहीं इससे। लेकिन मैथ डॉट जरूर लगाइएगा, मैथ का एम कैपिटल रहना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये, और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है स्टूडेंट से कि ज्यादातर वो मैथ क्लास के फंक्शन को यूज करे। तो जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, तो खाली हम x इंटू एक्स लिख देते, वो भी सही होता। हाँ, यहाँ पे एक चीज देख लेता हूँ, ये शायद कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट देख लेता हूँ। पहले तो ये लाइन खींची है, इसका मतलब मैथ.abs होना चाहिए, मैथ.abs लिखा है, तो उसके अंदर x की पावर 2 है, हाँ कोई गलत नहीं है। तो हम यहाँ पे मैथ.pow x, 2 भी लिख सकते थे ब्रैकेट में, इस जगह पर मैथ.pow x, 2 भी लिख सकते थे, लेकिन x इंटू एक्स। तो जब आपको लगे पावर जो है 4 है, 5 है, 10 है, यानी कि 2 से अधिक है, तब तो आप मैथ.pow ही यूज कीजिएगा। लेकिन अगर खाली पावर 2 ही है तो आप जरूरी नहीं मैथ.pow यूज करो, आप x इंटू एक्स भी लिख सकते हो। फिर प्लस, और यहाँ पे 2, यहाँ पे एक और चीज याद रखनी, जब एक से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो आप डॉट समझोगे, तो डॉट को यहाँ मल्टीप्लाई साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई आपको लिखना पड़ेगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन बी, उसके बाद आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए फिर से अभी मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी मैथ क्लास के फंक्शन है, कैरेक्टर क्लास के फंक्शन है और स्ट्रिंग क्लास के फंक्शन है, उनका रिटर्न टाइप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ देखो फिर से रिटर्न टाइप पूछ दिया गया, और याद कर लीजिएगा, जैसे स्टार्ट्स विद पूछा गया, तो स्टार्ट्स विद आपका जो है क्या चेक करता है, पहले ये याद कीजिए। तो स्टार्ट्स विद चेक करता है कि किसी भी स्ट्रिंग, बड़ी सी स्ट्रिंग में कोई भी छोटा वर्ड, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेलकम टू होम लिखा है, वेलकम टू होम लिखा है, और हम यहाँ पे वेलकम सर्च करना चाहते हैं, वेलकम, कि वेलकम जो है इस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग वर्ड है क्या। तो क्योंकि वेलकम आपका स्टार्टिंग वर्ड है,
इसलिए ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये ट्रू देगा। अब आंसर तो ट्रू आएगा, लेकिन आप ट्रू नहीं लिखोगे, यहाँ पे रिटर्न डेटा टाइप पूछा गया, तो ट्रू फॉल्स क्या है, बूलियन है, तो यहाँ बूलियन लिख देंगे। ऐसे रैंडम फंक्शन आपका रैंडमली वैल्यू जनरेट करता है, और वो 0 से 0.1 के बीच की वैल्यू जनरेट करता है, तो यहाँ पर डबल आएगा, डबल पॉइंट वाली वैल्यू आएगी। ये जो है सर एक बार रैंडम फिर से बोल दीजिए। रैंडम फंक्शन जो है 0.0 से 1.0 इसके बीच की वैल्यू देता है, यानी कि 0.1 0. हाँ, तो रैंडम फंक्शन बेटा क्या करता है, रैंडम फंक्शन ये आपका 0.1 से लगा, मतलब 0.0 से स्टार्ट करता है, और ये रैंडमली वैल्यू देता है। रैंडमली का मतलब इसके प्रोग्राम का अगर आउटपुट आप देखोगे तो कभी भी सेम नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है इसके बीच का। अब यहीं पे जो क्वेश्चंस आपके सामने अभी तक पेपर्स वगैरह में आए हुए हैं, तो उसमें क्या किया गया, रैंडम फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया गया। तो इसका मतलब समझो, अगर उसको रैंडम फंक्शन को 0.1 वैल्यू देनी है और वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा या मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 या 10.0 या 100.0 रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से ये चेंज भी हो जाता है। यानी आप ये ना समझिएगा कि 0.0 से और 1.0 के बीच की ही वैल्यू देगा, वैल्यू तो यही एग्जीक्यूट होती है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं कराया गया है इस तरीके से, तो उसके हिसाब से इसको मल्टीप्लाई करके, और इसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए आप इस चीज को चिंता छोड़ दीजिए कि इसका आंसर निकालेंगे कैसे, क्योंकि इसका आंसर निकालने के लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर कभी फिक्स होता ही नहीं है। इसमें खाली ये आ सकता है या आया है कि रैंडम फंक्शन उसमें डाल दिया गया किसी भी आउटपुट के क्वेश्चन में, तो उसमें पूछ दिया गया कि लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, तो लूप तो हम लोग देख ही रहे कि 0 से 1 चल रहा है या 2 चल रहा है, उसके हिसाब से हमने आंसर बता दिया। लेकिन ये नहीं आता है कि रैंडम फंक्शन से आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ये आउटपुट हमेशा बदलता रहता है। और दूसरा, इसका डेटा टाइप पूछा जा सकता है कि हाँ ये डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि ये क्वेश्चन आउटपुट में ना आ जाए, आउटपुट में नहीं आएगा। क्वेश्चन हम लोग लेंगे यहाँ पर, इफ द वैल्यू ऑफ बेसिक की वैल्यू 1500 है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ टैक्स। तो टैक्स में देख लीजिए, यहाँ बेसिक की वैल्यू 1500 है, यहाँ 1500 इज ग्रेटर देन 1200, तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर यूज किया गया। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो 200 जाएगा टैक्स में, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो 100 जाएगा, क्योंकि ट्रू में क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है और फॉल्स में कोलन साइन वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो 1500 यानी 1500 इज ग्रेटर देन 1200, कंडीशन ट्रू, तो 200 आपका टैक्स में चला जाएगा और प्रिंट हो जाएगा 200, यहाँ पर बस इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, गिव द फॉलोइंग, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, मेंशन हाउ टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। अब देखो, ये क्लास करने से यहाँ पे कितना बड़ा फायदा है कि आप कैसे आउटपुट निकालना चाहिए मैं विधिवत आपको दिखा पाऊंगा। तो ऐसे ही आप 10 मतलब 5 6 10 पेपर जो भी हैं वो हो जाए अगर आपका मैक्सिमम, तो आपको सारा कुछ अंदाजा हो जाएगा कि कैसे सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये फायदा होगा ये क्लास करने से। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा और ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले नंबर 1, स्टेप 1 इसको कह लेते हैं। स्टेप 1, यहाँ क्या कर दें, आई की वैल्यू रख दें। आई की वैल्यू हमारी 5 है और कोई वेरिएबल यहाँ है नहीं तो उसको भी कॉमा लगा के लिख लेते हैं। अब स्टेप 1 में 5 यहाँ आई में स्टोर हुआ, यहाँ से यहाँ आया, 5 0 1 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, और 5 2 से डिवाइड होता है, तो यहाँ पे इक्वल टू 1 चेक किया जा रहा है, इसका मतलब ऑड चेक किया जा रहा है। तो 5 2 से डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 रिमाइंडर 1 से मैच कर जाएगा, मैच कर जाएगा तो कंडीशन ट्रू होगी, तो ट्रू होने में नीचे आएंगे। और कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यू के नीचे लिखे गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना होने दे और कंट्रोल को सीधे अपडेशन पार्ट में भेज दे। तो कॉन्टिन्यू मिलने पर
सीधे आप आई माइनस माइनस पे चले जाओगे, नीचे आई प्रिंट नहीं होगा। और यहाँ पे इफ कंडीशन में कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ नहीं किया गया है, तो इसका मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट में एक ही लाइन लिखी मानी जाएगी। तो ये कंटिन्यू खाली इफ के अंदर है, ये एसओपीएलएन इफ के अंदर नहीं है, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो आपका जो है 5 था, तो 5 पे कोई यहाँ पे आउटपुट भी लिख लेते हैं, आउटपुट, तो आउटपुट कोई भी नहीं आया डैश, क्योंकि कुछ प्रिंटिंग हुई नहीं। फिर आई माइनस माइनस होके कितना हो गया, 2 हो गया, सॉरी 5 से माइनस माइनस होकर 4 हो गया। अब 4 भी बड़ा है 1 से, कंडीशन 2 नीचे आ जाएगा। अब 4 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 1 से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, तो आप क्या इधर आ जाओगे और यहाँ आई प्रिंट हो जा रहा है और एलएन नहीं लगा है, एलएन का विषय ध्यान रखिएगा, एलएन नहीं लगा है, तो आई के पास क्या है 4, तो यहाँ पर 4 प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा आउटपुट में, और एक साथ में स्पेस भी दे देगा। उसके बाद जो है फिर लूप ऊपर गया, अब आई माइनस माइनस होके थर्ड स्टेप में कितना हो गया, आई माइनस माइनस होकर 3 हो गया। अब 3 भी 1 से बड़ा है, अब 3 2 से डिवाइड करोगे, तो 3 से 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। 1 रिमाइंडर आने पर कंडीशन फिर से मैच हो जाएगी और कंटिन्यू मिल जाएगा। कंटिन्यू से ये ऊपर चला गया और नीचे नहीं आया, तो इसका मतलब आउटपुट अभी आपका 4 डैश ही है, यानी 4 स्पेस ही है। और ये माइनस माइनस होकर आपका 4th स्टेप पे पहुंचोगे, 4th स्टेप में माइनस माइनस होकर ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होकर 2 हो गया। 2 भी बड़ा है 1 से, कंडीशन 2 है, नीचे आ गया। अब 2 से 2 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 1 से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, तो आप एल्स में आ जाओगे, एल्स में आ जाओगे, आई प्रिंट होगा, एलएन लगा नहीं है, तो आपका 4 और स्पेस तो था ही, अब आई प्रिंट होगा, तो आई के पास क्या है इस समय, आई के पास इस समय 2 है, तो ये इसी के आगे आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आई माइनस माइनस होके कितना हो जाएगा, 5th टर्म पे 5 टाइम पर आई माइनस माइनस होकर 1 हो जाएगा। 1 2 तो हो चुका था ना, 1 हो गया। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब 1 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 1 से मैच हो जाएगा तो कंटिन्यू क्या करेगा, आई माइनस माइनस पहुंच जाएगा। आई माइनस माइनस होके 1 से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बाहर आ गए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ध्यान दीजिए, कंडीशन जहां पे फॉल्स हो गई है उसको नहीं माना जाता है कि आउट लूप चला है, जब तक लूप अंदर ना आए। कंडीशन ट्रू होने पर लूप जब तक अंदर ना आए तब तक नहीं माना जाता है कि लूप एग्जीक्यूट हुआ। तो लूप अंदर कहां तक आया, जब तक आई की वैल्यू 1 थी, जब आई की वैल्यू 0 हो गई तो लूप अंदर नहीं आया। तो यहाँ पे आउटपुट तो आप देखें तो आउटपुट तो 4 2 आ गया है, ये जैसा दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे एक आंसर छूट गया है, हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, लूप आपका 5 टाइम्स आप लिख देंगे, 5 टाइम्स, क्योंकि ये स्टेप्स हमने डाल रखे हैं 1 2 3 4 5, कितनी बार अब लूप के अंदर आए। तो आप यहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती आप बच्चे करते हैं वो 2 गलती होती है। एक गलती होती है कि आप जो है मन में ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं या टेम्परेरी रफ वर्क करते हैं, प्रॉपर रफ वर्क नहीं करते हैं। कृष्णा भाई को क्या दिक्कत है। उसके बाद जो है दूसरी गलती आप क्या करते हो, दूसरी गलती ये करते हो कि आपको ये मालूम नहीं होता है कि कंडीशन चेक होने पर नहीं माना जाता है कि लूप चल गया, कंडीशन ट्रू होने पे माना जाता है लूप चल गया। तो यहाँ पे ट्रू होके जब अंदर आओगे तब उसको काउंट किया जाएगा कि लूप चला। यहाँ 5 टाइम्स लूप चला और आंसर आपका 4 2 आ गया, और वो भी एक स्पेस देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये अलग बात है कि ये आ गया है, इसका मतलब इस साल तो नहीं आने वाला है, क्योंकि 2019 के में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हमने आपको बताया कि उसमें इस साल जो है शॉर्ट और फ्लोट में मेमोरी साइज पूछ दिया गया। तो क्वेश्चन का टाइप तो रिपीट हो सकता है कि शॉर्ट और फ्लोट की जगह पे वो इंट और डबल का मेमोरी साइज पूछ दें, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं हो सकता कि शॉर्ट और फ्लोट फिर से रिपीट कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। तो 2019 का जब पेपर आप सॉल्व कर रहे हो वो किसी भी पेपर में हो सकता है,
जैसे कि ये कंप्यूटर है, ऐसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है उनका भी हो सकता है। तो उसमें जस्ट पिछले साल के पेपर का क्वेश्चन का टाइप लिया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। क्वेश्चन रिपीट कहां से होंगे? जो आपका 2019 से पहले के पेपर होंगे उनसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस में आपको बताया गया था, एक बार मैं समझा देता हूं कि यहाँ पर जैसे मैं टेम्परेरी एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे यहाँ पर void चेंज नाम का कोई फंक्शन बना है जो मैंने समझाया था वहां पर void चेंज, और यहाँ पर ये कोई भी आर्गुमेंट लिस्ट है और इस फंक्शन में कोई वर्क कराया, इसको बंद कर दिया, फिर psvm के अंदर आपने इस फंक्शन को कॉल किया, कैसे? obj डॉट चेंज, और यहां पे मान लीजिए आपने a में 5 ले रखा था और इसको आपने यहाँ a को भेजा है यहां से, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू में क्या कहा गया? इन दिस अ कॉपी ऑफ वेरिएबल इज पास्ड, यानी कि ये जो वेरिएबल है, फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो वेरिएबल की एक कॉपी पास हो रही है। यहाँ पर कॉपी मतलब डुप्लीकेट कॉपी, जैसे कि हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं वो डुप्लीकेट कॉपी होती है, तो एक कॉपी पास हो रही है। तो ये डुप्लीकेट कॉपी इस वाले ए के पास गई। अब यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट कॉपी में ही चेंजेस रह जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं होगा। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि इन दिस एड्रेस ऑफ वेरिएबल इटसेल्फ इज पास्ड। अब कॉल बाय रेफरेंस में आपको याद होगा एरे और स्ट्रिंग पास किया जाता है या ऑब्जेक्ट पास किया जाता है। तो एरे, स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट को जब यहाँ से पास किया जाता है ऊपर की ओर, तो वो ओरिजिनल वैल्यू लेके जाता है, यानी अपना एड्रेस लेके जाता है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू लेके जाता है। और यहाँ पे अगर कोई भी चेंज किया गया तो ओरिजिनल वैल्यू भी यहाँ पर बदल जाएगी, ये बताया जाता है। फिर उसके बाद दूसरा है चेंज मेड इन कॉपी ऑफ वेरिएबल नेवर मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन। अगर जो कॉपी भेजी गई है इसमें कोई भी यहाँ चेंज किया जाए तो वो चेंज सिर्फ इस फंक्शन बॉडी में ही रहेगा, इस फंक्शन बॉडी के अंदर। यहीं पर अगर कुछ प्रिंट कराओ तो a की वैल्यू 5 से 6 कर दो तो 6 यहाँ प्रिंट हो जाएगी, लेकिन बॉडी, इस फंक्शन बॉडी से बाहर, यानी कि यहाँ कहीं भी उस a को प्रिंट कराओगे तो वो पुरानी वैल्यू 5 ही प्रिंट करेगा, ओरिजिनल वैल्यू को बदलेगा नहीं, ये बताया जा रहा है। और यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस में अगर चेंज हुआ तो बाहर भी वो चेंज एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी बाहर भी वैल्यू बदल जाएगी। उसके बाद थर्ड है ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप आर सेंड टू फॉर्मल पैरामीटर। तो यहां से जो ये एक्चुअल पैरामीटर, जहां से वैल्यू भेजी जाती है इसको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और जहां वैल्यू पहुंचती है उसको फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर को यहाँ पे क्या भेजा जाता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं, यानी इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये वाले डेटा टाइप यहाँ भेजे जाते हैं। और कॉल बाय रेफरेंस में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर में नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भेजे जाते हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। और वैसे क्लास में तो मैंने सारी चीजें बहुत कायदे से आपको बताई हैं, यहाँ पे भी मैंने बता दी। तो आपका ये हो गया। उसके बाद अब आप देखिए गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन दोनों में बड़ी वैल्यू ढूंढेगा। अच्छा, यहाँ पे बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ पे फंक्शन पूछा जाएगा और नेस्टेड फंक्शन का दिया, जैसे SQRT भी दिया है और मैक्स भी दिया है, तो अंदर वाला फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद बाहर वाला एग्जीक्यूट होगा। तो अंदर वाला फंक्शन यहाँ पे मैक्स फंक्शन क्या करेगा? 16 किसको देगा? 16 आपका SQRT को देगा। अब SQRT आपका जो है इसका कितना कर देगा? 4.0। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग आउटपुट है, फोनिक्स लिया गया है S1 में और S2 में आइसलैंड लिया गया है। अब यहाँ पे SOPLN लगा है, S1 डॉट सबस्ट्रिंग 0। तो जब एक इंडेक्स नंबर दिया जाता है तो आपको मालूम है वहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ देता है। तो S1 में 0 दिया है तो 0 पे आपका क्या है? P। तो ये P से आखिरी तक पूरा फोनिक्स ले लेगा। और फिर उसके बाद यहीं पे लिखा है डॉट कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन मतलब जोड़ने का काम करेगा। किसको जोड़े? S2 डॉट सबस्ट्रिंग 2।
तो 2 S2 में 2 पे क्या है 0 0 1 2 2 पे L है यहाँ पर, तो एक ही इंडेक्स नंबर दिया है, इसका मतलब यहां से आखिरी तक का पूरा तोड़ देगा, तो यहां से टूटेगा लैंड और यहां से फोनिक्स टूटेगा, तो आउटपुट क्या आ जाएगा फोनिक्स लैंड। अब यहाँ पे आपसे एक गलती हो सकती है कि आप यहाँ पे फोनिक्स लैंड आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपने लैंड का एल जो है अपर केस कर दिया या कुछ लोअर केस कर दिया, तो जैसा गिवन है क्वेश्चन में वैसे ही आपको आंसर देना है, ये नहीं कि आप कुछ चेंज कर दीजिए। फिर दूसरा आपका एसओपीएल दिया गया है S2 डॉट 2 अपर केस, तो S2 में क्या है, S2 में आपका हेलो यस बेटा आयुष बताइए। सर, ये ऊपर वाला सर, हाँ सर ये ऊपर वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर। चलिए मैं आपको बता देता हूं, दोबारा से फिर से बता देता हूं। यहां पे आप देख रहे होंगे सबस्ट्रिंग फंक्शन, सबस्ट्रिंग फंक्शन के आपके दो फॉर्मेट थे। एक फॉर्मेट था कि यहाँ पे कोई सिंगल डिजिट दे दीजिए आप, सिंगल डिजिट, तो इसका मतलब होता है उस स्ट्रिंग यानी कि फोनिक्स सपोज दैट है तो फोनिक्स में इंडेक्स नंबर 2 से आखिरी तक पूरा तोड़ देगा। और अगर हमने ऐसा लिखा होता 2,4 तो इसका मतलब 2 से तोड़ना चालू करे और 4 से एक पहले तक, यानी कि 2 से 3 तक तोड़े। अगर हमने यहाँ पे लिखा होता, फिर से मैं दिखाई दे रहा हूं, अगर हमने यहाँ पे लिखा होता 2, सपोज दैट 5 लिखा होता, तो इसका मतलब 2 से तोड़ना चालू करे और 5 से एक कम तक यानी कि 4 तक, तो 2 से 4 तक तोड़े, इसका मतलब होता है। तो यहां दोनों जगह पर ये डबल वाला फॉर्मेट जो है ये नहीं दिया गया, सिंगल वाला फॉर्मेट दिया गया। तो सिंगल वाले फॉर्मेट में S1 में 0 से तोड़े, तो 0 से तो पूरा फोनिक्स आ जाएगा ना, तो ये पूरा फोनिक्स आ गया, यहाँ पर फोनिक्स जो लिखा है पूरा आ गया यहां तक। उसके बाद डॉट कॉनकैट, कॉनकैट क्या करे कि जो भी ये S1 डॉट सबस्ट्रिंग से टूटा है उसको किससे जोड़ दे, S2 डॉट सबस्ट्रिंग से। तो S2 डॉट सबस्ट्रिंग में क्या निकल रहा है, 2 से तोड़े, तो 2 पे देखो क्या है, S2 में 2 पे क्या है 0 1 2, 2 पे L है, तो यानी L से आखिरी तक का तोड़ दे, तो यहाँ पे लैंड तोड़ देगा, तो ये आपका पूरा लैंड टूट गया। और कॉनकैट फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को ज्वाइन कर देगा, आपस में जोड़ देगा। मैं आगे वाला क्वेश्चन ले लेता हूं, S2 डॉट 2 अपर केस, तो S2 में क्या था, आइसलैंड था, तो आइसलैंड को ये अपर केस में कर देगा, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद जो है फिर आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा प्लस प्लस माइनस माइनस वाला ऑपरेटर, जिसका जो है अब मैं क्या करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े बड़े हैं उन्हीं को ले लेता हूं क्योंकि टाइम बचा नहीं है। हाँ, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस वाला 9 आंसर आया है, आप लोग जो है इसको खुद करके देख लीजिएगा कैसे आया, अगर नहीं आए बता पाए या नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। ये वाला थोड़ा समझाने वाला है, मैं इसको समझा देता हूं। यहाँ पे देखिए ये एक एरे स्ट्रिंग है, एरे स्ट्रिंग एक्स नाम का एरे स्ट्रिंग लिया गया है, ठीक है ना, एरे स्ट्रिंग। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका स्ट्रिंग है तो पूरा पूरा वर्ड या सेंटेंस स्टोर कराया जा सकता है, तो डबल कोट्स में 0 इंडेक्स नंबर पे क्या स्टोर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 1 इंडेक्स नंबर पे क्या स्टोर है, IoT, और 2 नंबर पे क्या स्टोर है, मशीन लर्निंग, और 3 नंबर पे क्या स्टोर है, बिग डेटा स्टोर है। ये है आपका। तो अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में x ऑफ 3 लिखेंगे, x ऑफ 3, तो 3 इंडेक्स नंबर पे, इंडेक्स नंबर देखिए मैंने डाल दिया, उससे फायदा हो रहा है, तो 3 इंडेक्स नंबर पे क्या है, बिग डेटा, तो प्रिंटलन क्या करता है, प्रिंट कर देता है, तो ये आउटपुट के रूप में बिग डेटा प्रिंट कर देगा। फिर दूसरा क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x डॉट लेंथ, लेंथ में गोल वाला ब्रैकेट नहीं है, तो ये क्या पहचान थी, लेंथ में गोल वाला ब्रैकेट है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग के लेंथ पता कर रहा है। अब गोल वाला ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब वो एरे की लेंथ पता कर रहा है। तो एरे की लेंथ के हिसाब से यहाँ पर देखो, लेंथ जब गिनी जाती है तो 1 से गिनी जाती है, तो यहाँ पे जब लेंथ काउंट की जाती है तो आपको पता होगा लेंथ जो है 1 से गिनी जाती है, 0 से नहीं गिनी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 को हम 1 मानेंगे, 1 2 3 और 4, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी
4 आ जाएगी। यहाँ पर ये 4 आउटपुट आ गया है। उसके बाद जो है व्हाट इज द मीन बाय पैकेज एग्जाम्पल, तो अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इट्स लॉजिकली रिलेटेड मेथड। तो पैकेज क्या होता है, जो यूटिल पैकेज लिखते हो और आईओ पैकेज लिखते हो, तो उस पैकेज के अंदर उस पैकेज से संबंधित रिलेटेड क्लासेस होती हैं, कौन सी, स्कैनर क्लास, बफर रीडर, इस तरीके से, और उससे रिलेटेड लॉजिकली रिलेटेड मेथड होते हैं, जैसे कि नेक्स्ट आईएनटी, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, तो ये मेथड होते हैं। तो स्कैनर क्लास किससे रिलेटेड है, यूटिल पैकेज से, और स्कैनर क्लास से कौन सा मेथड रिलेटेड है, नेक्स्ट आईएनटी, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल। दूसरे वर्डिंग में क्या, इसको और तरीके से क्या कहा जा सकता है, अ जावा पैकेज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस, एक जैसी क्लासेस का ग्रुप होता है। क्लासेस इंटरफेस भी होता है, इंटरफेस आपको 12th में समझ में आएगा, ये क्लासेस जैसा ही होता है। और सब पैकेज, यानी पैकेज के अंदर भी एक सब पैकेज भी बनाए जा सकते हैं। देयर आर मैनी बिल्ट इन पैकेज सच एज java.lang या java.awt, awt मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इसमें जो जावा में सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो जो ग्राफिक्स बनाई जाती है वो इसमें सारे कमांड होते हैं। जावा एक्स, ऐसे ही आपका java.net, java.swing, java.io, java.util, ये सब पैकेज हैं। java.sql, ये सब पैकेज हैं। तो आज की क्लास मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, लीव द मीटिंग।